नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप लोग के बीच आज से न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने यूट्यूब पहले भी एक वीडियो में बोला भी था कि मैं टेक्निकल क्लासेस स्टार्ट करूंगा और उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी तो स्टार्ट करें ऑब्जेक्टिव, फिर इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी जाएंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल के लिए। और एक क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं कि आगे इस क्वेश्चन में कितने लेवल का है, वो भी आप लोग को पता हो जाएगा कि आप लोग फिटर थ्योरी पढ़ते हैं तो कितना लेवल का पढ़ रहे हैं। इससे आप लोग अपने आप को भी जांच सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है मेरा, कंपोनेंट की सरफेस को स्केल फ्री बनाने के लिए निम्न में से कौन सी हिस्ट्री, यहाँ लिखा हुआ लेकिन हीट ट्रीटमेंट विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, हीट ट्रीटमेंट विधि प्रयोग करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो स्टूडेंट न्यू हैं, जो पहले से थ्योरी क्लासेस के बारे में नहीं भी पता है, उनको भी यहाँ मैं ऐसा बताऊँगा कि ताकि उनको लगे नहीं कि मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा हूँ या सब्जेक्टिव पढ़ रहा हूँ। तो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है कि कोई भी मेटल को अपने अनुसार उस पर आकार में परिवर्तन या आंतरिक संरचना में परिवर्तन करने की विधि को हम लोग हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। और हीट ट्रीटमेंट करने का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी मेटल को अपने अनुसार हम लोग उसको अपने आवश्यकता के अनुसार उस मेटल पर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें भी मेरा है हीट ट्रीटमेंट में, यहाँ पे सभी ऑप्शन है वो हीट ट्रीटमेंट से है, जैसे फ्लेम हार्डिंग, केस हार्डिंग, नाइट राइडिंग और इंडक्शन हार्डिंग। तो हम लोग को यहाँ ये देखना है कि यहाँ स्केल फ्री बनाने के लिए निम्न में से कौन से हीट ट्रीटमेंट प्रयोग किया जाता है। तो स्केल फ्री ये होता है कि हम लोग सबसे पहले जानेंगे स्केल फ्री होता क्या है। तो स्केल फ्री वह विधि है जिसमें हीट ट्रीटमेंट करने के बाद कोई भी बाहरी सरफेस पे बाबरी ना हो, रस्ट ना हो, किसी भी प्रकार का अवांछनीय पदार्थ ना लगा हो, उस विधि को स्केल फ्री कहते हैं। यानी ये विधि सबसे अच्छा विधि माना जाता है, स्केल फ्री में सबसे अच्छा विधि माना जाता है। और इसी को हम लोग कहते हैं कि सरफेस को स्केल फ्री, मतलब सरफेस पे बिल्कुल कोई बाहरी इफेक्ट का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ इसका आंसर देख रहे हैं कि इंडक्शन हार्डिंग को यहाँ लिया है स्केल फ्री हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत। तो इसको क्यों लिया है इसके बारे में हम बता देते हैं कि इंडक्शन मतलब क्या होता है। हम लोग तो जानते हैं हीटर भी एक इंडक्शन ही है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग फ्लेम हार्डिंग में क्या होता है पहले ये देखते हैं तो पता चल जाएगा। इंडक्शन फ्लेम हार्डिंग क्या है, तो ऊपर से सबसे पहले उसको हीट करते जाते हैं, या फिर गैस से हो या जैसे भी हो हीट करते जाएंगे और उस पर पानी का फुहारा देते जाएंगे। पानी का उस पर आगे हीट करते जाएंगे, लाल सुर्ख करते जाएंगे, उसके पीछे हम लोग पानी का फुहारा देते जाते हैं, जिसके कारण ये मेरा फ्लेम हार्डिंग तो हो जाता है, लेकिन ये स्केल फ्री नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम लोग, तो ये प्रयोग करने वाली भी बात है कि अगर यदि हम लोग किसी भी हीट करने के बाद हम लोग ब्लैक स्मिथी शॉप में भी जाते हैं तो देखते हैं कि लोहा को क्या गर्म करता है, गर्म करने के बाद उस पर क्या करता है, अपना आकार के अनुसार बदलने के बाद पानी पे उसको ठंडा करता है। ठंडा करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ठंडा करने के बाद ऊपर बाबरी आ जाता है, उसका बाबरी निकलता है। तो ये भी स्केल फ्री नहीं हुआ, इसी चलते इसको यहाँ पे कटमाना का स्केल फ्री नहीं है। केस हार्डिंग क्या होता है, तो इसका 3-4 प्रकार है केस हार्डिंग का। तो इसके होता है केस हार्डिंग, मतलब ये बिल्कुल हार्डिंग नहीं होता है, सिर्फ ऊपर का सरफेस हार्ड होता है, बाकी नीचे का सरफेस नॉर्मल अवस्था में रहता है, जो पहले से वो है वैसा ही रहता है, सिर्फ इसका बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाता है। तो इसमें कार्बोराइजिंग हो जाता है, तो कार्बन के साथ भी आ जाता है, तो जहाँ भी कार्बन आ जाएगा वो स्केल फ्री कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये भी कट गया। तब आता है नाइट्रेटिंग। ये भी क्या है, एक बक्से भट्टी होता है, नाइट्रेटिंग भट्टी होता है, जिसमें हम लोग गैस का प्रवाह करते हैं। इसमें भी चूना पत्थर वगैरह सब रहता है, हड्डी डालकर। ये भी इसमें ऊपर कार्बन का मात्रा जम जाता है, इसलिए ये भी स्केल फ्री नहीं है। तो लास्ट हम लोग को बचता है कि स्केल फ्री के अंतर्गत इंडक्शन हार्डिंग आता है। तो हम लोग यहाँ ये हम लोग को समझ में आ गया बच्चों कि यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट का विधि क्या है, हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़ना है। यहाँ तो हीट ट्रीटमेंट से संबंधित जितने भी चारों ऑप्शन थे, चारों के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया और हमको उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से समझ जाइएगा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है
सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर के स्लीव पर किस रेंज में ग्रेजुएशन बनी होती है। तो हम लोग देखे होंगे, थ्योरी में हम लोग को पता होगा, एक माइक्रोमीटर ऐसा वाला है, इनसाइड तो ऐसा होगा, हम लोग देखे होंगे 3 ही लेग होगा इसका, और ये है, यही माइक्रोमीटर है हम लोग का जो लंबा रहता है और इसका 3 लेग होता है। इनसाइड छोटा माइक्रोमीटर है, 3 लेग होता है, और ये इससे हम लोग मिनिमम, मतलब ये हमारा है और यहाँ से अगर निकला रहेगा तो इसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। 3 लेग होगा, जैसे हम लोग इसको बना लेते हैं, 1 2 3 ही लेग होगा, 3 लेग होगा, तो इसका हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा आएगा जो इतना तो कम होगा नहीं, तो उसी का मिनिमम माप है 13 mm। 13 mm से नीचे का माप ये इनसाइड छोटा माइक्रोमीटर नहीं ले सकता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर किस रेंज में ग्रेजुएशन बनी होती है, तो 13 mm के रेंज में बनी होती है। अब यहाँ देखते हैं कि माइक्रोमीटर क्या है। तो माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी औजार है, जिसके अंतर्गत हम लोग 0.001 mm मिलीमीटर में और 0.001 इंच ये ब्रिटिश में लिस्ट काउंट इसका होता है, इतना इसका लिस्ट काउंट होता है। उसी आधार पर हम लोग माइक्रोमीटर से न्यूनतम माप 0.01 mm ले सकते हैं। और माइक्रोमीटर में भी बहुत पार्ट्स होता है, उसको एक सेशन आएगा जिसमें हम माइक्रोमीटर के लिए अलग बताऊंगा, वर्नियर कैलिपर के लिए अलग बताऊंगा, वर्नियर हाइट गेज के लिए अलग बताऊंगा, टेली गेज के लिए अलग बताऊंगा। मैं इसके बारे में और 3 भी चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इतने ही। फिर आगे चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है, धातु में भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, निम्न में से कौन सा गुण भौतिक है। अब यहाँ पे हम लोग को, चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देख रहे थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि धातु में भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोग देखते हैं। फिजिबिलिटी, यहाँ आंसर ए दिया है फिजिबिलिटी, और बी में है टेनासिटी, सी में है डक्टिलिटी, और डी में है मेलेबिलिटी। तो हम लोग को यहाँ फिजिबिलिटी ऑप्शन में दिया है, इसका अब कारण जान लेंगे। तब भौतिक गुण किसे कहते हैं, तो हम लोग को जानते हैं कि भौतिक गुण वह कहते हैं जिसमें से वो दिखे, प्रक्रिया होते हुए हम लोग को दिख जाए। जैसे फिजिबिलिटी, जब हम लोग तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फिजिबिलिटी ये क्या होती है कि फ्यूजन, फिर मतलब पिघल जाता है। तो इसमें से जो मतलब भौतिक गुण होता है कि वो टाइम ज़्यादा ना ले। टेंसिटी क्या है, तनन क्षमता, मतलब इसको टेंसिटी में एक यहाँ से उसको खींचने की, यानी कि इसमें तनास होगा। डक्टिलिटी क्या है कि इसको डक्टिलिटी में मारते जाओ ये टूटेगा नहीं, ये भी है। टेंसिटी में भी वही है, मारने के बाद भी इसको जितना भी लोहा को पीटो टूटेगा नहीं, अंतिम क्षण तक रहेगा। मेलेबिलिटी क्या है, तो अंदर से ये नॉर्मल अवस्था में होता है, इसी को हम लोग मेलेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ भौतिक गुण है वो फिजिबिलिटी है। अब आते हैं अगला 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्या कहता है, यहाँ पे है चोजेल, लेकिन चोजेल नहीं है, ये होगा चिजेल, ये होगा मेरा चिजेल, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। चिजेल के द्वारा एक ग्रू काटा जा रहा है, ग्रू के अंत में पहुंचने पर एक साथ अधिक मात्रा में धातु को टूटने से आप कैसे रोकेंगे। जैसे हम लोग जब चिपिंग करते हैं, यानी कि छेनी से हम लोग काटते जाते हैं, देखते हैं कि धातु को अंत में जाते जाते क्या होगा, बहुत सारा मोटा परत बन जाता है, और उस परत को हटाने के लिए ज़्यादा ताकत लगता है, और धातु को टूटने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो इसमें ये करेंगे कि धातु को काटते जाते हैं, मान के चलो ये हमारा है, और यहाँ से मेरा क्या है, ये हमारा है मेटल, देखो यहाँ से इसको हम लोग काटते हैं, कटिंग करते करते यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से और मोटा आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके विपरीत साइड से हम लोग मारते हैं। ये हम लोग सब जानते हैं कि विपरीत साइड से फिर कटिंग करते हैं। जैसे कि लकड़ी में भी हम लोग देखते हैं कि जब कारपेंटर है लकड़ी को छिलते रहता है, छिलते छिलते देखेगा कि साइड में जब जाते है
फिर दोबारा विपरीत साइड से मारकर कटिंग करता है ताकि वो आसानी से आ जाता है। तो मेरे ख्याल से इसको भी आप समझ गए होंगे कि सीजर के दौरान ग्रुप जब काटा जाता है तो ग्रुप के अंत में पहुंचने पर एक साथ अधिक मात्रा में धातु को टूटने से कैसे रोका जाता है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि कहाँ पे है, विपरीत साइड से अंतिम सिरे की चिपिंग करके। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशेष ऑपरेशन के लिए कभी कभी ड्रिल पर एक स्टॉप रिंग लगा दिया जाता है। स्टॉप रिंग का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है ना। तो हम लोग कहीं भी देखते हैं कि स्टॉप रिंग क्यों लगाएंगे। ड्रिल हम लोग करते हैं मेटल में, ड्रिल हम लोग जब भी करेंगे तो मेटल में या लकड़ी में करेंगे, ये तो ड्रिल करते करते अंदर तक जाएगा। अब एक स्टॉप रिंग बोल रहा है, तो स्टॉप रिंग लगाने का क्या मतलब है कि अंदर में ड्रिल हमारा वहाँ तक जाए। ब्लाइंड होल को हम लोग ड्रिल करना जहाँ रहता है, ब्लाइंड होल मतलब होता है कि कोई भी धातु को होल को, ब्लाइंड होल का अर्थ यही होता है। यहाँ देखो, ब्लाइंड होल का मतलब है ड्रिल करते हैं यहाँ से यहाँ तक ही हम लोग को करना है, ड्रिल आर पार हम लोग को नहीं करना है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड होल। तो अगर यदि हम लोग यहाँ स्टॉपर लगा देंगे तो ड्रिल करते करते जब स्टॉपर यहाँ आ जाएगा तो ये खुद ब खुद यहाँ तक हम लोग को समझ में आ जाएगा कि होल को अब वहाँ तक ही करना है जहाँ हम लोग जितना हमको ज़रूरत है। तो स्टॉपर रिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ब्लाइंड होल। अभी ब्लाइंड होल मतलब यही होता है, ब्लाइंड ड्रिलिंग यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका अंधा मत करना। अंधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरफ से होल हो रहा है लेकिन दूसरा तरफ से दिखेगा नहीं। जैसे कि यहाँ होल हुआ, ये तो आर पार नहीं हुआ, ऐसे यदि होल होगा तो आर पार हो जाएगा। तो ब्लाइंड होल का हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ये हमारा है ब्लाइंड होल, यहाँ से गया यहाँ तक ही हुआ है, ये है हमारा ब्लाइंड होल। तो स्टॉप रिंग का प्रयोग है, हम लोग अब जान जाएंगे कि जहाँ भी स्टॉप रिंग आएगा तो पूछता है ही क्वेश्चन कि स्टॉप रिंग हम लोग किस लिए प्रयोग करते हैं ड्रिल करते समय, तो ब्लाइंड होल के लिए। ठीक है। 6ठा क्वेश्चन है, इंजन असेंबली में कनेक्टिंग रड के बड़े सिरों को जोड़ने के लिए एंटी फटीग बोल्टों का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ये हम लोग को लगता है कि सभी घर में ये लगभग भारत में सभी घर में ये रड हम लोग को देखने के मिलता है। जिनके भी घर में पंप सेट होगा, जो पटवन के काम के लिए जो मशीन आता है, उसमें हम लोग का जो पिस्टन अप डाउन होता है वो किसके आधार पे होता है, किसके थ्रू, तो मेरा कनेक्टिंग रड के थ्रू होता है। कनेक्टिंग रड के सिरों को जोड़ने के लिए एंटी फटीग जो बोल्ट का प्रयोग करते हैं। पूछेगा कनेक्टिंग रड के सिरों जोड़ने के लिए कौन सा बोल्ट का प्रयोग करते हैं, तो एंटी फटीग बोल्ट होता है, उसको जोड़ने के लिए किया जाता है। तो क्यों किया जाता है ये क्वेश्चन है। अब यहाँ आंसर हम लोग डायरेक्ट देखते हैं क्या होता है। जब असेंबली अल्टरनेटिंग लोड कंडीशन में हो तो लोड लेने के लिए, तो एंटी फटीग हम लोग देखते हैं ऐसे करके रहता है, उतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा। यहाँ पे हम लोग को देखते होंगे कि यहाँ पे लगा रहता है बोल्ट, और यहाँ से कैम शाफ्ट जुड़ा रहता है, इसी से अप डाउन ये घूमता है, और ये हमारा जो पिस्टन रहता है वो मशीन में TDC से BDC तक आते रहता है। ये हम लोग को यहाँ समझना चाहिए। तो ये हो गया। 7वां क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन उपकरण का प्रयोग करने से पहले लीकेज को चेक कर लेना चाहिए। सही बात है। एसिटिलीन कनेक्शन पर किस प्रकार का पानी प्रयोग किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वेल्डर से हमारा चैप्टर है वेल्डिंग, उससे है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन 2 सिलेंडर होता है। ऑक्सीजन का कैसा होता है, काला होता है। एसिटिलीन का कैसा होता है, कलर मैरून होता है। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वैसा कैसा थ्रेड रहता है, तो राइट हैंड रहता है। एसिटिलीन पे कैसे रहता है, तो लेफ्ट हैंड रहता है, थ्रेड कटा रहता है लेफ्ट हैंड। तो यहाँ हम लोग ये जान लिए। अब यहाँ कहता है कि एसिटिलीन का कनेक्शन को किस प्रकार के पानी का प्रयोग किया जाता है कि अगर यदि सिलेंडर है, लीकेज इसका हो रहा है, अगर यदि यहाँ से लीकेज हो रहा है तो इसको जांच करने के हम लोग किस प्रकार का पानी का यूज करेंगे। तो यहाँ कहा गया साबुन का पानी, इसी को कहते हैं साबुन का पानी। साबुन का पानी से हम लोग अधिकतम हम लोग देखते हैं कि इससे ही प्रयोग करना चाहिए, इससे हम लोग को पता बहुत जल्द चल जाता है। तो ये मेरा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन था वेल्डर चैप्टर से। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, टैप की रिसाइनिंग के लिए उस पर कहाँ पर ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टैप है, इसका यूज कहाँ होता है टैपिंग करने के लिए, तो कहाँ, तो टाइपिंग करने के लिए हम लोग टैप का यूज करते हैं। सो
कैसा थ्रेड कटिंग के लिए, तो इंटरनल थ्रेड कटिंग के लिए। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है कि टेप का यूज करते हैं तो कहाँ करते हैं, तो इंटरनल थ्रेड कटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। टेप भी कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है ना, टेपर टेप, बॉटमिंग टेप और एक मास्टर टेप होता है। 3 प्रकार का टेप होता है, उसी को एक और नाम होता है टेपर टेप, प्रोग्रेसिव टेप और बॉटमिंग टेप। अब इसमें से हम लोग ग्राइंड करते हैं। रिसाइनिंग मतलब होता है कि जब टेप खराब हो जाता है, रिसाइनिंग मतलब थ्रेड कटिंग करते करते उसका अगर यदि घिस जाता है तो रिसाइनिंग क्या होता है, तो रिसाइनिंग हम लोग करेंगे तो उसका कौन सा भाग को हम लोग तेज करेंगे। ग्राइंड करने का मतलब उसे तेज करेंगे, तो कौन सा भाग करेंगे, फ्लूट, क्योंकि इसी से मेरा कटिंग होता है, तो फ्लूट भाग को ही ग्राइंड करते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिल के साइज व किए हुए सुराख में भिन्नता आने का कारण क्या है। ड्रिल के साइज व किए हुए सुराख में भिन्नता आने का कारण क्या है, तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा छुपा हुआ रहस्यमय क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग ड्रिल किए, एक साइज का ड्रिल लेते हैं, उससे ड्रिल किए। अब दोनों ड्रिल का साइज अगर यदि है 8 mm और हमारा जो होल हो रहा है वो कितना हो रहा है, 9.5 mm हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, तो इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, इसका कारण क्या है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, जॉब पर कंपन होना, ड्रिल मशीन के स्पिंडल में सिलेक्शन आना, ड्रिल के कटिंग एजों की लंबाई समान होना और ड्रिल के कटिंग एज के अधिक शार्प होना। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन सी नंबर होगा। तो क्यों होता है, साइज में भिन्नता क्यों आएगा, जैसे ड्रिल के कटिंग एज की लंबाई असमान हो। जैसे हम लोग देखते हैं, ये मेरा है ड्रिल, यहाँ से घुमा रहता है, अगर यदि इसका ये वो कटिंग एज, इसका और इसका लंबाई अलग है तो यहाँ पे भिन्नता आएगा ही, 100% भिन्नता आएगा, इसमें दो मत नहीं है। इसलिए कहा गया है कि ड्रिल मशीन का साइज के अनुसार सुराख करते हैं तो सुराख है वो अलग क्यों हो जाता है, अलग अलग क्यों हो जाता है, तो ड्रिल के कटिंग एज की लंबाई एक समान नहीं होने पर ये प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट के माप लेने वाले फेस पर धूल के कण जमने के कारण आने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि माइक्रोमीटर पे, मतलब इंस्ट्रूमेंट जितने भी है, माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, जितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है सभी में क्या है, एक त्रुटि हो जाता है। त्रुटि भी अलग अलग प्रकार के है। तो यहाँ किसके बारे में पूछा है, धूल के कण फंसने के। जैसे कि हम लोग ये ही माइक्रोमीटर ले लेते हैं, मान के चलिए माइक्रोमीटर है ना, मान लीजिए, यहाँ तो अच्छा बनेगा नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि बोर्ड पे ही इसको बताया जाए, क्योंकि टेक्निकल इतना आसान नहीं है, इसको समझने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, इधर रहता है स्लीव, यहाँ रहता है थिम्बल, तो दोनों का गैप में कुछ रहता है और उस गैप में एक थ्रेड भी रहता है अंदर में, और इस थ्रेड में जब धूल के कण अंदर जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, यहाँ से रेचेप स्टॉक के जब कोई भी माप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेने के लिए तो रेचेप स्टॉक में यहाँ त्रुटि आएगा, क्योंकि अंदर में धूल कण घुसे हुए हैं, तो त्रुटि आएगा। तो कैसा त्रुटि होगा, अब यहाँ से हमको पता करना, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, तो ये नहीं होता है। ये कब होता है, गर्म दिनों में होता है, हीट के कारण होता है। पैरेलैक्स त्रुटि ये भी नहीं होगा। रैंडम त्रुटि ये भी नहीं, रैंडम मतलब होता है कि अचानक माप लेना हटा दे। कनेक्ट त्रुटि तो कैसे ही हुआ, जैसे कि ये थ्रेड है, ध्यान से समझिएगा, टेक्निकल समझना बहुत आसान ही है, नहीं तो बहुत टफ है। जैसे कि हमारा ये थ्रेड है, अगर यदि इस पर रनिंग कर रहा है, बोल्ट मेरा रनिंग कर रहा है और यहाँ पे हम लोग का कचरा जमा हुआ है, तो रनिंग करते करते क्या करा, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। क्या कनेक्ट करने के लिए या फिर हमको ताकत लगाना पड़ेगा ज़्यादा, या फिर वहाँ ही छोड़ देना होगा। तो ये मेरा क्या होगा, कंटेक्ट त्रुटि, यहाँ से यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये मेरा हो गया कंटेक्ट त्रुटि। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 23 डिग्री को कितने वर्नियर डिवीजन में बांटा जाता है, तो इसका हम एक अलग से बताएंगे, जिसमें सूक्ष्ममापी औजार में सभी प्रकार के औजार को एक एक चैप्टर वाइज इसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर रहता है, उसको कितना डिवीजन बांटा जाता है। जैसे कि बेवल प्रोटेक्टर का आकार ऐसा रहता है और ये मेरा रहता है
23 डिग्री बांटा रहता है मान के चलिए, और इसी को हम लोग को बांटा रहता है 12 डिवीज़न में, 1 2 3 4 5 करके 12 डिवीज़न में 23 डिग्री को बांटा रहता है। ये समझ में आ गया? समझिए कि ये फिक्स है, भरे हुए परिभ्रमण, ये क्वेश्चन फिक्स है और डिजिट भी अंतर नहीं रहता, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका थ्योरी में भी वही है, प्रैक्टिकल में वही है, कोई चेंज नहीं हो सकता है। 23 डिग्री है तो 23 डिग्री है, और इसको 12 डिवीज़न में बांटा गया तो 12 ही डिवीज़न में बांटेगा, वहाँ 24 डिग्री नहीं हो जाएगा, यहाँ 13 डिवीज़न नहीं हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई आफत की बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर कहता है कि स्पैनर कितने मुँह वाले होते हैं। स्पैनर तो हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में पाना कहते हैं, इंग्लिश में स्पाइनर और रेंच कहते हैं। तो ये स्पैनर कितने मुंह वाले होते हैं? तो हाँ, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं, अब तो आप समझ में आ गया होगा कि कितने मुंह के होते हैं, तो कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। 2 मुंह के होता है, यहाँ लिखा रहता है 8 नंबर है या 7 नंबर है, जो भी नंबर रहता है वो लिखा रहता है। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्या कहता है कि टैपिंग होल होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको अगर यदि आप समझ लेते हैं तो टैप से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस एक वाइट बोर्ड खरीदना है, उसका मैं बहुत अच्छे तरीक़ा से इसको समझाने का प्रयास करने वाला हूँ। फिलहाल अभी यहाँ देख लीजिए, टैपिंग होल होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए। मान के चलो कहीं भी हम लोग इंटरनल थ्रेड काटने, ऊपर में हम बताए हैं क्वेश्चन में कि टैप का यूज कहाँ करते हैं इंटरनल थ्रेड काटने के लिए। तो इंटरनल थ्रेड काटने के लिए डायरेक्ट टैप का यूज नहीं करते हैं, पहले उसमें ड्रिल करते हैं, ड्रिल के बाद रिमिंग करते हैं, रीमर का प्रयोग करते हैं। रीमर रही फिनिशिंग सरफेस तैयार करता है, उसके बाद टैप से हम लोग टैपिंग करके इंटरनल थ्रेड काटते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये जानकारी लेना है कि यहाँ पूछ रहा है कि हॉल कैसा होना चाहिए। तो हम लोग को ये जानकारी है कि अगर यदि टैपिंग है उसको हम लोग को थ्रेड काटना इंटरनल थ्रेड, तो उससे यदि होल बड़ा रहेगा क्या होगा, कटेगा, कहीं टच ही नहीं करेगा, सरफेस पे कटेगा नहीं, बराबर होगा तो क्या होगा, उसका गहराई है, थ्रेड का गहराई वो पता नहीं चलेगा। तो हम लोग को कैसा होना चाहिए, टैप के साइज से टैप के कोर या माइनर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आंतरिक है उसका बराबर होना चाहिए टैप का साइज। तो उससे क्या होता है कि थ्रेड गहराई होता है, टैप का साइज से छोटा भी होल रहेगा तो टैप उसमें क्या होगा, इंटर करेगा ही नहीं, मतलब उसमें जाएगा ही नहीं, थ्रेड काटेगा ही नहीं। तो ये था मेरा टैपिंग होल कैसा होना चाहिए, तक टैप के कोर या माइनर डायमीटर के बराबर। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर यदि ये ऑप्शन में ना रहे, ये ऑप्शन में नहीं है, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तब क्या मारेंगे हम लोग, तब यह मारेंगे टैप के साइज से छोटे, डायरेक्ट बिना सोचे समझे, टेक्निकली सीख कहते हैं, बिना सोचे सबसे मारना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर। मैकेनिकल सरफेस मेजरिंग मशीन के इंडिकेटर में प्रयोग किया जाने वाला स्टाइल्स का बना होता है। मैकेनिकल सरफेस के मेजरिंग मशीन के इंडिकेटर यहाँ होगा, इंडिकेटर लिख दिया, इंडिकेटर में प्रयोग किए जाने वाला स्टाइलस का बना होता है। स्टाइलस हम बताएंगे क्या होता है, तो ये डायमंड का बना होता है। स्टाइलस किसका बना होता है, डायमंड का बना होता है। इसके बारे में हम एक अलग ही क्लास, एक क्लास का ही है, इसलिए इसको अभी इतनी ही हम बता देते हैं, डायमंड का बना होता है। एक इसमें एक क्वेश्चन और हो सकता है कि इसमें से सबसे हार्ड कौन है, तो डायमंड है, उसके बाद कार्बाइड है, उसके बाद टूल स्टील है, उसके बाद कास्ट आयरन है। यहाँ से इतना क्वेश्चन भी हो गया मेरा कि सबसे हार्ड होता है डायमंड, डायमंड के बाद कार्बाइड, कार्बाइड के बाद टूल स्टील, और टूल स्टील के बाद कास्ट आयरन। ये भी एक क्वेश्चन हो गया भाई, 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से हो रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज की स्पेसिफिकेशन क्या है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, हम तो पहले बता दिए कि ये सबका एक अलग सेशन चलेगा चैप्टर वाइज में, फिलहाल हम लोग यहाँ अभी ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो वर्नियर हाइट गेज की स्पेसिफिकेशन क्या है, तो वर्नियर हाइट गेज रहता कैसा है, ये पहले हम दिखा दे रहे हैं। ये रहा मेरा, ये रहता है बीम रहता है, इसी पर स्केल बना रहता है, और इसी पर से मेरा ऐसे बना रहता है, ये मेरा वर्नियर हाइट गेज है। तो ये क्या होता है, इसका जो स्पेसिफिकेशन किया जाता है कि यहाँ से इस पर मेजरिंग किया रहता है, इसी को कहते हैं मेन स्केल, और इधर में रहता है, इस पर भी रहता है वो सब स्केल। तो जितना ये हाइट में है उतना ही मार्किंग कर सकता है, या फिर यहाँ पे मार्किंग करेगा तो 0 पे आएगा, यहाँ से जितना हाइट के रहेगा वहाँ जाएगा। तो इसके हम लोग स्पेसिफिकेशन में वर्गीकरण में करते हैं कि वर्नियर के मेन स्केल की ऊंचाई पे आ गया, वही ऑप्शन डायरेक्ट। अगर जी आप इसको जानिएगा तो यहाँ पे
जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इस सब ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप खोजिएगा कि कहाँ पे वो लिखा हुआ है कि मेन स्केल की ऊंचाई से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितने हाइट का ये रहता है उतने ही हाइट का ये रहता है। तो कोई इसमें दो मत नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छा तरीका से इसको हम लोग यहाँ इंड भी करेंगे। 15 क्वेश्चन आज बताए हैं, 15 क्वेश्चन फिर कभी अगले सेशन में बताया जाएगा। और तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करते रहें, मेरे हर एक बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि उसमें से एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं। इसलिए अगर यदि हो सके तो वीडियो को रिपीट करके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम खुद से भी बताए हैं, उसे एक नोट कॉपी में आप लिखते भी जाएं। जय हिंद, जय भारत।